हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन तक हम लोग देख लिए थे। पिछले क्लास में हम लोग जो है रेडॉक्स रिएक्शन तक हम लोग देख लिए थे, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में हम लोग देखे थे कि वैसे विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और आपको बताया गया था कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों हमेशा क्या होगी, साथ साथ ही होती है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या होती है, साथ साथ होती है। अगर किसी भी तत्व से, किसी भी अणु से अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो किसी में जाकर जुड़ेगा, तो किसी का अगर ऑक्सीकरण होगा तो किसी का अवकरण निश्चित है। तो इस चीज को हम एक बार फिर से जो है आपको समझाते हुए चलते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं ऑक्सीकरण। क्या देखते हैं, ऑक्सीकरण। एक बार फिर से अच्छे प्रकार से समझिएगा। ऑक्सीकरण, फिर था अवकरण अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं और अवकरण को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, देखिए नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन नहीं बोलते हैं, ऑक्सीश्वसन मतलब ऑक्सीजन वायवीय श्वसन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीश्वसन कहते हैं। तो ऑक्सीकरण कहता, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, जिसमें किसी तत्व या ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। मतलब अगर किसी भी यौगिक से ऑक्सीजन अगर निकल रहा है या हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, यहां पर कहा है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि को ऑक्सीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा था, क्या बन गया था, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां देखिए तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, सब में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। आगे हम बताए थे ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक बताए थे, एक हो गया ऑक्सीकरण, एक हो गया ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक किसको कहेंगे, तो कहा था जिस पदार्थ का अवकरण होता है, जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। यानी जिसका अवकरण होगा वही पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। देखो ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकरण में मदद कौन कर रहा है, जिसका जो है वो क्या होगा, अवकरण होगा, वही ना मदद कर रहा है, इसीलिए वो कहलाता है क्या, ऑक्सीकारक कहलाता है। क्योंकि उसी से ऑक्सीजन टूट करके अगला में जाके जुड़ेगा, तो मदद तो यही ना कर रहा है ऑक्सीकरण में, इसलिए इसको कहते हैं क्या, ऑक्सीकारक। तो कहता है कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। जिसका अवकरण होगा वो क्या कहलाएगा, यानी जिससे ऑक्सीजन टूटेगा, अलग जाएगा, जिससे ऑक्सीजन टूट जाएगा वही कहलाएगा क्या, ऑक्सीकारक। अब अगला था अवकरण। क्या था, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, या यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। चाहे हाइड्रोजन जुड़ेगा चाहे ऑक्सीजन क्या होगा, निकलेगा। हाइड्रोजन जुड़ जाए चाहे ऑक्सीजन निकल जाए, उसका क्या हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। कहता किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना अवकरण कहलाता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना अवकरण कहलाता है ना। और हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन अलग होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, चाहे हाइड्रोजन जुड़े चाहे ऑक्सीजन बाहर निकले, वो कहलाएगा अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कहता है कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जो अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा क्या, कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बनाता है, जल। कॉपर अलग हो रहा है और क्या बना रहा है, जल। ऑक्सीजन किससे निकल रहा है, कॉपर से। कॉपर से ऑक्सीजन निकल करके और जाकर हाइड्रोजन में जाकर के क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो कॉपर का हुआ क्या, अवकरण,
और हाइड्रोजन का हुआ क्या, ऑक्सीकरण। कॉपर का हुआ अवकरण, कॉपर का हुआ अवकरण, और जल का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो बताइए यहां कहता है कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। तो आपसे अगर हम पूछे इस समीकरण में ऑक्सीकारक कौन है, कॉपर, क्योंकि अवकरण किसका हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है। कॉपर से ऑक्सीजन निकल करके चला गया, हाइड्रोजन में जुड़ गया, तो अवकरण किसका हुआ, कॉपर का। तो कॉपर ऑक्सीकारक कहलाएगा, जिसका अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। इसी प्रकार से जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये बना रहा है जिंक अलग हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो आप बताइए कि इसमें अवकरण किसका हुआ, जिंक का। ऑक्सीकरण किसका हुआ, कार्बन का। कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, तो बताइए जिंक का अवकरण हुआ, और जिसका अवकरण होता है ऑक्सीकारक कहलाता, तो ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा, जिंक। इसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन कर रहा है, सल्फर अलग हो रहा है, ऑक्सीजन जाकर जुड़ रहा है हाइड्रोजन में, तो बताइए सल्फर क्या हो गया, ऑक्सीकारक। क्या ऑक्सीकारक समझ में आया, जिसका अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है, और जिसका ऑक्सीकारक होगा, जिसका जो है ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा, अवकारक कहलाएगा। अब अगला आइए, अगला देखते हैं। अब कहता है अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट। अवकारक कहता है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है, अवकारक। क्या कहलाता है, जिसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा यानी कि जिसमें जाके ऑक्सीजन जुड़ेगा वो कहलाएगा क्या, अवकारक। देखिए कहता है यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, जल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, जल। देखिए जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तो बना जल, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तो इसमें ऑक्सीकरण किसका हुआ, हाइड्रोजन का। ऑक्सीकरण किसका हुआ, हाइड्रोजन का। तो बताइए अवकारक कौन कहलाएगा, हाइड्रोजन। कौन कहलाएगा, हाइड्रोजन। कहता ऊपर के उदाहरण में हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर ऑक्सीकृत हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त करके क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ, अतः हाइड्रोजन अवकारक है। हाइड्रोजन क्या है, अवकारक, क्योंकि उसी का ऑक्सीकरण हुआ है। कहता ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्राप्त कर अवकृत हुआ है, और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन प्राप्त किया है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्राप्त किया ना, तो वो क्या हो गया, अवकृत हुआ है, अतः ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीकारक, क्योंकि वो क्या किया, ऑक्सीकरण किया है। ऑक्सीजन तो ऑक्सीकारक है ही, ठीक है। यहां पर कहता है जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बना रहा है जिंक, अब प्लस में क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए तो इसमें ऑक्सीकरण किसका हुआ, कार्बन का। ऑक्सीकरण किसका हुआ, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अवकारक। तो बताइएगा कि इसमें आपका अवकारक कौन कहलाएगा, कार्बन। कार्बन क्या कहलाएगा, अवकारक कहलाएगा। यहां पर देखिए प्लम्बम ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके पीवी अलग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। देखिए तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए कार्बन क्या कहलाएगा, अवकारक। जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है, और जिसका अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। बात समझ में आ गया, चलिए ये चीज था। और ये भी आप समझ लिए कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ में होती है, अकेले ऑक्सीकरण और अकेले अवकरण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि किसी में ऑक्सीकरण होगा, किसी में ऑक्सीकरण होगा तो किसी में तो अवकरण होगा ना, कोई ना कोई तो जब ऑक्सीजन निकलेगा तो किसी में जाकर जुड़ेगा, एक का ऑक्सीकरण होगा, एक का क्या होगा, अवकरण होगा। आइए कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया। हम लोग देखे थे कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया को संयुक्त रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, रेडॉक्स होता है। कहता है रेडॉक्स रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म या उपापचय अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म या उपापचय। उपापचय क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है, इसलिए इसको उपापचय अभिक्रिया भी कहते हैं। कहता ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण और अवकरण प्रक्रियाएं जो होती है दोनों कैसे होती है, साथ साथ घटित होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया, और इसमें हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो बताइए तो कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का अवकरण हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। कॉपर का अवकरण हुआ और हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अवकारक। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अवकारक कहलाता है। और जिसका
अवकरण होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। तो बताइए, ये ऑक्सीकारक हो गया, ये क्या हो गया? अवकारक हो गया। हाइड्रोजन अवकारक हो गया। अब कुछ समझ में आ रहा है? चलिए, इसी प्रकार से आपका हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो सल्फर अलग हो गया और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया। तो सल्फर का क्या हुआ? यहाँ पे सल्फर का क्या हुआ? हाइड्रोजन हटा है, हाइड्रोजन हटा है तो ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ ना। और इसमें जाकर के हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसमें क्या हुआ? अवकरण हुआ। हाइड्रोजन निकला तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकले चाहे ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीकरण होता है। और किसी में जाकर हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया? अवकरण हुआ। समझ में आ रहा है ना? अब हम आते हैं यहाँ पर। अब कल हम यहाँ तक कल हम लोग देख लिए थे ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स, हम लोग अच्छी प्रकार से आज भी दोबारा समझ लिए। अब हम आते हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रभाव हम लोग देखते हैं क्या इफेक्ट है हमारे दैनिक जीवन में। कहता है पहला, भोजन का पचना। आपको बताए थे हम कि भोजन का पचना, भोजन का पचना कैसी विक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बताए थे। भोजन का पचना कैसी विक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण नहीं रहेगा तो उसमें रहेगा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उसी प्रकार से आपको बताते हैं श्वास का लेना, श्वसन, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां पर कहा दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। तो पहला है भोजन का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, भोजन के पचने में। दूसरा है भोजन का दुर्गंधित होना, खराब जो भोजन होता है भोजन का क्या होना? दुर्गंधित होना। तीसरा कहता संक्षरण, संक्षरण यानी कोरोजन, संक्षरण होना, है ना। चौथा कहता दहन की क्रिया, दहन की क्रिया मतलब कम्बसन होना। इसमें जो है ये क्या करता है? मदद करता है दैनिक जीवन में, इसका जो है इस पर क्या है? प्रभाव है। अब आइए इसको देखते हैं प्रभाव, है ना। भोजन का पचना है, कहता है कि भोजन को दूषित या अप्रिय होने से रोकने के उपाय। भोजन को दूषित यानी खराब ना हो या आपको दुर्गंधित ना हो, उसको रोकने का उपाय क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं, आइए समझते हैं। पहला नंबर कहता है वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर लेसिथिन, सिट्रिक अम्ल या क्या होता है? लेसिथिन, जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहते। कहता है वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ, वसा युक्त भोजन यानी कि जिसमें वसा होता है, तेल वाला पदार्थ होता है, उसमें ना एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसको हम कहते हैं सिट्रिक अम्ल या इसको लेसिथिन कहते हैं, जिसको मिला देने से, है ना, जो एंटाऑक्सीडेंट होता है, क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसे मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगी तो भोजन खराब नहीं होगा, ज्यादा दिन तक भोजन क्या होगा? चलेगा, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट कई प्रकार के होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो कई रूप में होता है, कई प्रकार का होता है। बहुत सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जैसे आप लोग देखते होंगे चिप्स वगैरह में, चिप्स वगैरह का पैकेट जो वो फूला हुआ होता है, क्या उसमें आपका ऑक्सीजन मिला हुआ होता है? वो फूला हुआ होता है पैकेट, आप देखे होंगे। और वो पैकेट को आप जैसे ही आप कहीं से छेद कर दीजिए, एक हल्का सा भी छेद कर दीजिए, उसके अंदर ऑक्सीजन चला जाएगा। और उसके बाद देखिए शाम तक वो पैकेट क्या हो जाएगा? एकदम मुरमुरा टाइप से हो जाएगा, तो मतलब खराब हो जाएगा एकदम। वो क्या हो जाएगा? कुरकुर जो रहता है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, उसमें वो खराब हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिलकर के रिएक्शन करके उसको क्या कर दिया? खराब कर दिया। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में चिप्स के पैकेटों में क्या मिलाया जाता है? नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। यहाँ वसा वाले पदार्थ में क्या मिलाया जा रहा है? सिट्रिक अम्ल या लेसिथिन, जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का नाम पूछेगा तो बताइएगा, सिट्रिक अम्ल, लेसिथिन। मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण क्या हो जाता है? रुक जाता है। और भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है तो भोजन खराब होने से बच जाता है, लंबे समय तक भोजन चलता है। अगला कहता है घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी उसके ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं खाना वगैरह, सब्जी वगैरह बच जाता है, उसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। कहाँ? फ्रिज में रखते हैं, तो कुछ दिनों तक फ्रिज में जो है, मान लीजिए कि जो शाम तक चलने वाला है वो कल तक, परसों तक क्या हो जाता है? चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है।
ऑक्सीजन अवरुद्ध हो जाता है और जिससे वो खाना क्या हो जाता है, सुरक्षित रह जाता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाता है तो खाना हमारा सुरक्षित बचा हुआ रहता है। तीसरा है भोजन को वायुरुद्ध, वायुरुद्ध यानी कि जहां पे ऑक्सीजन ना पहुंचे, वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर भी ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर, जहां पे ऑक्सीजन ना पहुंचे उस बर्तन में रख करके भी खाना को खराब होने से बचाया जा सकता है। कहता है एंटीऑक्सीडेंट का नाम, कुछ एंटीऑक्सीडेंट का नाम देखिएगा, BHA, कुछ एंटीऑक्सीडेंट का नाम क्या है, BHA, जिसको कहते हैं ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनसोल, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनसोल। BHT क्या नाम है, BHT ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सीटोलिन, BHT ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सीटोलिन। और एक नाइट्रोजन गैस हो जो अभी बताया आपको, चिप्स के पैकेटों में जो है वो नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है, जो ऑक्सीजन को निकाल करके और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आता है और वो खाना क्या होता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन से क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन में जो है वो नमी भी मौजूद रहती है। क्या रहती है, नमी भी मौजूद रहती है, और नमी मौजूद रहने के कारण जो है वो तुरंत वो क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, पानी रहता है उसमें रिएक्शन कर लेता है, वो खराब कर देता है उसको। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन पानी में घुलनशील नहीं होता है, नाइट्रोजन गैस जो है वो पानी में घुलनशील नहीं होता है, और पानी में जब घुलनशील नहीं होता है तो नाइट्रोजन गैस में पानी नहीं होती है, उसमें आर्द्र की मात्रा, मतलब उसमें जो है नमी की मात्रा नहीं होती है, और नाइट्रोजन में नमी की मात्रा नहीं होती है। तो जब आप नाइट्रोजन किसी पैकेट में, चिप्स में भर देते हैं तो वो उसको रिएक्शन वगैरह नहीं करता है और वो क्या हो जाता है, सुरक्षित रहता है। और नाइट्रोजन गैस जो है अक्रिय भी है, नाइट्रोजन गैस कैसा है, अक्रिय भी है, सामान्यतः वो अक्रिय भी है। ठीक है, इसलिए वो उसको हम मिलाया जाता है चिप्स के पैकेटों में, वो रिएक्शन नहीं करता है, उसमें नमी की मात्रा, उसमें जो है नमी की मात्रा भी नहीं होती है, इसलिए हमारा जो है जो भी तेल वाला पैकेट है वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। समझ गए, आगे देखिएगा। आगे कहता है संक्षारण, आगे क्या है, संक्षारण कोरोजन। कहता है संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धात्विक वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर, धात्विक यानी कि जो धातुई पदार्थ है, वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। कोई भी धात्विक पदार्थ जो है वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय बेकार पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कर। जैसे आप देखे होंगे लोहा को आप अगर छोड़ दीजिएगा ना, उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है ना। नमी में आप छोड़ दीजिएगा, पानी में आप छोड़ दीजिए ना लोहा को, 2 दिन छोड़िए, देखिएगा उसके ऊपर ना भूरी परत जो है आपका क्या हो जाएगा, लग जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं ना। और उसके बाद फिर जो है उसका क्या होने लगता है, संक्षरण होने लग जाता है। अगला आपका विकृत गंधिता, क्या है आपका, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। कहता है वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण, अरुचिकर स्वाद और गंध का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है, यानी कि विकृत गंधिता कहलाता है। यानी कि खाना को खराब होना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण, अरुचिकर स्वाद, ऑक्सीकरण के कारण जो है अरुचिकर स्वाद आ जाता है, मतलब खराब, खट्टा या किसी प्रकार का जो तीखा लगने लगता है। स्वाद और गंध का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। खराब स्वाद या खराब गंध का आना ही विकृत गंधिता कहलाता है। समझ गए। अब तेल वाला जो है पदार्थ को कुछ दिन तक रख दीजिए, उसके बाद खाइए, क्या वो खराब नहीं लगेगा, वही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। अगला आपका दहन यानी कम्बसन। दहन यानी क्या बोलते हैं, कम्बसन। कहता किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाइएगा तो क्या प्राप्त होता है, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तो जलने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जलने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पदार्थ जलता है तो जलने की इसी क्रिया को हम कहते हैं दहन, है ना। आप जो है 8th क्लास में पढ़े होंगे कि दहन के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, 3 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या, पहला तो हो गया कि दहन का पोषक पदार्थ जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन, जलने की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। दूसरा ज्वलन ताप,
क्या ज्वलन ताप, और तीसरा जलने वाला पदार्थ जिसको जलाया जाए। ये तीन चीजों का होना आवश्यक है, किसके लिए? दहन के लिए। अगर ये तीन चीजें नहीं होगी तो क्या दहन की क्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कहता है कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जल करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट उत्पन्न करता है और लाइट भी उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से सल्फर ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और हीट और क्या उत्पन्न करता है? लाइट उत्पन्न करता है। तो किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, तो जलने की इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? दहन, कंबसन कहते हैं। आगे कहता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। आइए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन कैसे होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन होता है, लेकिन कैसे होता है, किसके साथ होता है? आइए, कहता है कि दहन की क्रिया प्रायः ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में होती है। वो तो हम लोग जानते हैं कि दहन की क्रिया जो है वो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव होता है, लेकिन कुछ कुछ केस में जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण भी होता है। कहता है लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। ऐसे हम लोग जनरली जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में ही दहन संभव है, लेकिन कुछ कहता है कुछ केस में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। आइए, कहता है मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु सब लोग जानते हैं ना, जिसका संकेत क्या होता है? Mg। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। एटॉमिक वेट कितना होता है? 24। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन गैस में जलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या बनाता है? मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाती है। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जल करके वो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीजन नहीं है लेकिन नाइट्रोजन में ये जल करके और क्या दे रहा है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन हुआ ना। चलिए और देखते हैं, यहाँ पे समीकरण दिया है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में जल करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है, और हीट और क्या उत्पन्न करता है? लाइट उत्पन्न करता है। यहाँ पर हम जानते हैं मैग्नीशियम का जो है वो वैलेंसी 2 होता है, नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होता है वो 3 होता है ना। और एक दूसरे से जब क्रॉस ऐसे इस प्रकार से करता है, Mg और नाइट्रोजन, यहाँ 3 यहाँ 2, ये क्रॉस करता है ऐसे, तो ये बनाता है Mg3N2। Mg3 क्या बनाता है? N2 बनाता है, Mg3N2, और हीट और क्या उत्पन्न करता है? लाइट उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से भरे गैस पात्र में ले जाने पर, एक जलती मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से भरे गैस पात्र में ले जाने पर मोमबत्ती जलती रहती है। क्लोरीन गैस में अगर ले जाइएगा ना तो मोमबत्ती क्या होते रहेगा? जलते रहता है, और काला धुआं निकलता है। क्या निकलता है? काला धुआं। धुआं निकलेगा ही। धुआं कब निकलता है? जब किसी भी पदार्थ को पूर्ण दहन अगर नहीं होगा, पूर्ण दहन नहीं होगा, उससे काला धुआं निकलेगा। समझ गए? पूर्ण दहन का मतलब है पूरी तरीका से उसको ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो वो काला धुआं क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। समझ गए? अगर पूरी तरीका से अगर उसका दहन होगा, पूरी तरीका से अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छे प्रकार से अगर उसको ऑक्सीजन मिले, दहन अगर उसको पूर्ण दहन हो, 100% अगर दहन हो, तो उससे धुआं नहीं देगा। ठीक है, उससे धुआं नहीं निकलेगा। गैस पर खाना बनाते धुआं निकलता है, क्योंकि उसमें गैस का क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। धुआं उससे नहीं निकलेगा। जहां काला धुआं निकल रहा है मतलब उसका पूर्ण दहन नहीं हो रहा है। तो यहां कहा आपको कि मोमबत्ती को C25H52 मोमबत्ती का सूत्र होता है। क्लोरीन की उपस्थिति में अगर जलाया जाए तो वो क्या देता है? काला धुआं। क्या निकलता है? काला धुआं। कार्बन और यहाँ पे जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। कहता जो पदार्थ दहन क्रिया में सहायक नहीं होते हैं उन्हें दहन का अपोषक भी कहते हैं। जो जलने में सहायता नहीं करता है उसे दहन का क्या कहते हैं? अपोषक कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? दहन का पोषक है कि दहन का अपोषक है? दहन का अपोषक पदार्थ है। ऑक्सीजन क्या है? दहन का पोषक पदार्थ है। तो ऑक्सीजन को प्राय दहन का पोषक पदार्थ माना जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? दहन का पोषक पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर कहीं पर छोड़ दीजिएगा ना तो जलता हुआ पदार्थ क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। ठीक है, वो जलने में मदद नहीं करता है। आइए आगे देखते हैं।
टाइप्स ऑफ कंबसन, दहन के प्रकार। दहन कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो गया स्लो कंबसन, जिसको बोलते हैं मंद दहन। स्लो कंबसन मतलब मंद दहन, यानी कि दहन की प्रक्रिया जिसमें धीरे धीरे होती है, बहुत ही धीमा होती है, उसे कहते हैं मंद दहन, कहते हैं स्लो कंबसन। दूसरा है रैपिड कंबसन, द्रुत दहन। तीसरा है आपका डिफ्लेग्रेशन, यानी कि उद्दहन। डिफ्लेग्रेशन मतलब उद्दहन। चौथा है आपका स्पॉन्टेनियस कंबसन, यानी स्वतः दहन। स्पॉन्टेनियस कंबसन मतलब स्वतः दहन। जैसे आप फास्फोरस के बारे में जानते होंगे, सफेद फास्फोरस जानते हैं। अगला आपको एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट के साथ, पटाखा छोड़ते हैं आप लोग, है ना, विस्फोट के साथ दहन होता है, ये सबके बारे में जानते हैं। कहता है दहन, पहला नंबर है आपका दहन, है ना, मंद दहन। हाँ, मंद दहन था, मंद दहन छूट गया है मन। कहता वैसा दहन जिसमें ऊष्मा और प्रकाश बहुत कम उत्सर्जित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मंद दहन। जिसमें ऊष्मा और प्रकाश जो है बहुत कम ना के बराबर उत्सर्जित होता है, उसे हम कहते हैं मंद दहन। जैसे लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगता है, लोहा में जंग लगता है, क्या आपको ऊष्मा और प्रकाश उसमें दिखाई पड़ता है? क्या पड़ता है? नहीं, वो भी एक प्रकार का क्या है? दहन है। और वो कैसा दहन है? मंद दहन है। क्या एक दिन में जंग लग जाता है? क्या आप लोहा को लाए जंग लग गया? नहीं, कुछ समय रहता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन नमी में रहता है, धीरे धीरे उस पर देखते हैं कि एक भूरी परत जो है जमना स्टार्ट हो जाता है, वो उसको हम कहते हैं क्या? मंद दहन कहते हैं। उसके बाद सांस लेने की क्रिया, सांस लेते हैं क्या इसमें ऊष्मा नहीं निकलता है? क्या गर्म हवा निकलती है ना? सांस लेने की क्रिया भी कैसी प्रक्रिया है? मंद दहन है ना, क्योंकि इसमें भी क्या होती है? दहन होती है, दहन की प्रक्रिया होती है। तो ये मंद दहन का क्या है? उदाहरण है। अगला है द्रुत दहन, वैसा दहन जिसमें ऊष्मा और प्रकाश काफी तीव्रता से उत्सर्जित होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रुत दहन, या इसी को बोलेंगे तीव्र दहन बोलेंगे। जिसमें ऊष्मा और प्रकाश काफी तीव्रता से निकलती है, उसे हम कहते हैं द्रुत दहन, या इसी को कहेंगे हम क्या? तीव्र दहन कहेंगे। जैसे कहता है आप डीजल को जलाते हैं, डीजल में आप इस प्रकार से माचिस फेंकते, क्या होता है? जल जाता है। पेट्रोल को जलाते हैं, जलता है ना। मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं, मैग्नीशियम को फीता को जलाइएगा ना तो लहा के जलेगा, लाही फेंक करके क्या होगा? जलेगा, एकदम पूरा फदक के जलता है। ठीक है, तो इससे जो है वो क्या होता है? बहुत ही तीव्र जलता है, और उसमें और प्रकाश भी क्या होता है? उत्पन्न होता है। पेट्रोल जलाए हैं ना, डीजल जलाए हैं ना, मैग्नीशियम के फीता नहीं जलाए होंगे, है ना। कहीं मौका मिलेगा जलाइएगा, देखिएगा, जलेगा एकदम बिल्कुल फदक के जलता है ना, पूरा एकदम बहुत स्पीड में जलेगा। अगला है उद्दहन। आइए, उद्दहन किसे कहते हैं? कहता ऐसा द्रुत दहन जो ज्वाला के साथ जलता है, ऐसा द्रुत दहन जो ज्वाला के साथ, लौ के साथ जलता है, उसे क्या कहते हैं? उद्दहन कहलाता है। जैसे कहता मैग्नीशियम के फीते का जलना, नहीं बताया कि एकदम पूरा फदक के जलेगा, है ना। मैग्नीशियम के फीते का जलना, नाइट्रेट का जलना, है ना, ये जो है तीव्र दहन तो है, ये है। और तीव्र दहन के साथ ही जो है ये क्या है? ज्वाला के साथ जलता है। कैसा जलता है? ज्वाला के साथ जलता है, जिसको हम कहते हैं क्या? उद्दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दहन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, स्वतः दहन। स्वतः दहन क्या? वैसा दहन जिसमें बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं पड़े, स्वयं जल जाए। क्या हो जाए? स्वयं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही आए स्वयं जल जाए, उसे कहते हैं स्वतः दहन कहते हैं। जैसे आप देखते हैं सफेद फास्फोरस का जलना, सोडियम का जलना, सफेद फास्फोरस को आप लाइएगा वायु की उपस्थिति में, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आग पकड़ लेगा। जैसे ये वायु की उपस्थिति में लाइएगा ना, वो स्वयं क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आग पकड़ लेगा। सोडियम को जैसे ही आप लाइएगा, वो भी क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। इसलिए तो सोडियम को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन के तेल में रखा जाता है ना, क्योंकि किरोसिन तेल में ऑक्सीजन जो है वो घुल नहीं सकती है, तो इसको किरोसिन तेल में ये क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्वतः दहन हो गया। आगे चलते हैं। आगे आपका विस्फोट के साथ जलना। विस्फोट के साथ कैसे जलेगा? वैसा दहन जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित होने के अलावा बड़े तेजी से आवाज उत्पन्न होती है, उसे विस्फोट दहन कहते हैं। जलता तो है ही, लेकिन साथ में क्या होता है? विस्फोट उत्पन्न होती है, आवाज उत्पन्न होती है। तथा वैसा दहन जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित होने के अलावा बड़े तेजी से आवाज उत्पन्न होती है,
उसे हम विस्फोट दहन कहते हैं। आप देखेंगे पटाखा छोड़ते हैं ना, पटाखा छोड़ते हैं, कहता हवा और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण का जलना। हवा और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को जलाइएगा तो उसमें जलेगा और उसमें जो है आवाज उत्पन्न होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के मिश्रण को जलाइएगा तो इसमें भी आवाज उत्पन्न होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को जलाइएगा, इसमें भी क्या होगा? आवाज। आप ये सब तो नहीं कर किए होंगे, लेकिन पटाखा तो जरूर जलाए होंगे। पटाखा क्या होता है? आवाज करता है ना, जलता है। तो बताइए, लाइट भी देता है, ऊष्मा भी देता है, और वो क्या करता है? आवाज भी देता है। बंदूक के गोली का छोड़ना, बंदूक के गोली को छोड़े है ना, अरे बंदूक पटाखा वाला छोड़ा है ना, पटाखा वाला, उसमें क्या होता है? आवाज करता है कि नहीं करता है? ये कैसा दहन हो गया? विस्फोट दहन हो गया। कैसा दहन? विस्फोट दहन। अब आगे आइए, दहन के लिए आवश्यक शर्तें। दहन के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? तो तीन अभी आपको पहले ही बता दिया। दहन की कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें। दहन के लिए मुख्यतः 3 आवश्यक शर्तें। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। जलने वाला पदार्थ मौजूद होना चाहिए। अगर जलने वाला पदार्थ मौजूद नहीं होगा तो अब क्या जलाइएगा? जलने वाला पदार्थ पहले मौजूद होना चाहिए। दूसरा, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। अगर दहन के पोषक पदार्थ नहीं होगा, यानी कि जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा, यानी जिसकी उपस्थिति में वो जले वही अगर मौजूद नहीं हो, क्या जल पाएगा? आप कैंडल को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलाइएगा, जलेगा? वो दहन का अपोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थ नहीं है। तीसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति है। ज्वलन ताप क्या होता है? आप देखिए, माचिस को जला करके आप लकड़ी के एक मोटे गुटखा को नहीं जला सकते हैं। क्या जला सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसको जलाने के लिए ज्वलन ताप अलग चाहिए, ज्यादा ज्वलन ताप की आवश्यकता है। आप माचिस जला करके आप कागज जला सकते हैं, कागज से आप कुछ और चीजों को जला करके उसके ज्वलन ताप को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और बढ़ा करके फिर लकड़ी को आग में लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? जल जाता है। जलता है ना। पहले आप लकड़ी से, पहले जो आप माचिस से आप क्या जलाते हैं? कागज जलाते हैं। कागज जला करके फिर जो आप उपला वगैरह, गोईठा वगैरह जलाते हैं, और उपला जलाने के बाद जब फिर उसमें आप क्या करते हैं? लकड़ी को डालते हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग क्या होता है? ज्वलन ताप होता है। लकड़ी का जो ताप होता है, लकड़ी का जो ताप होता है, उस ताप पर कोयला नहीं जलेगा। क्या डायरेक्ट माचिस से कोयला जला दीजिएगा? धीरे धीरे वो ताप प्राप्त करता है, तब जाकर कोयला जलता है। इसका मतलब आपने देखा कि ताप सभी का अलग अलग होता है। ज्वलन ताप सभी का क्या होता है? अलग अलग। कागज का अलग है, पॉलीथीन का अलग है, प्लास्टिक का अलग है, लकड़ी का अलग है, कोयला का अलग है, उपला का अलग है। सबका अपना अपना ज्वलन ताप होता है, अपना अपना ज्वलन ताप की प्राप्ति करता है, तब जाकर के वो जलना प्रारंभ करता है। तो 3 चीजों का होना आवश्यक है दहन के लिए। दहन के लिए दहन का जो दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक है, पोषक पदार्थ का होना आवश्यक है, और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना आवश्यक है। 3 चीज अगर होगा तो दहन क्या हो सकती है? संभव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कहता दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ जानवे कर जो जलता है वो उसको दहनशील पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ जो जलता है उसे क्या कहते हैं? पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, स्प्रीट, कागज, पुआल, है ना, ये सब कैसा पदार्थ है? दहनशील पदार्थ। जो जलता है उसे हम दहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है? आगे, दहन के पोषक। जो जलाने में मदद करता है, जो जलाने में, कहता वैसे पदार्थ जो जलने में मदद करता है या सहायता करता है, दहन के क्या कहलाता है? ऑक्सीजन क्या हो? दहन के पोषक पदार्थ है ना। हवा या ऑक्सीजन क्या दहन के पोषक पदार्थ है। बिना इसकी उपस्थिति में जो है जलेगा ही नहीं। बिना इसके उपस्थिति में क्या जलेगा? नहीं जलेगा, है ना जी। आगे, ज्वलन ताप की प्राप्ति क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है वह उसकी क्या कहलाती है? ज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ, कोई भी दहनशील पदार्थ जलना प्रारंभ करती है उसे हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं ना। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे पदार्थ की ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है। अगला है ज्वाला, फ्लेम। वह क्षेत्र जिसमें कोई गैसीय पदार्थ, वह क्षेत्र जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है ज्वाला कहलाता है। कहता वह क्षेत्र जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है वो क्या कहलाता है? ज्वाला। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, आप कैंडल जलाते तो क्या पूरा ज्वाले हो जाएगा? अरे थोड़ी सा ना इस प्रकार से ऐसे करके जलता है?
जितना क्षेत्र में वो जलता है उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। जैसे कहते हैं मोमबत्ती का ज्वाला, पेट्रोल का ज्वाला, है ना, पेट्रोल गिरा देते हैं आप, जलाते देखते पूरा चारों तरफ क्या हो जाता है, ज्वाला के साथ वो जलता है। तो वही इसके क्षेत्रों को जानते हैं। कहता मोमबत्ती का ज्वाला, मोमबत्ती को जलाने पर, मोमबत्ती को, मोम पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ता है। मोम पिघल करके किसके ऊपर चढ़ता है, बत्ती के ऊपर चढ़ता है, तथा बाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ऊपर चढ़ता है और बाष्प में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यही बाष्प वायु में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। और मोमबत्ती पिघल करके ऊपर चढ़ता है, बाष्प बनता है, और वही बाष्प जो है ना वो क्या होता है, जलता है, और वही जल करके ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती का हम क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। आप मोमबत्ती कैंडल जलाए हैं ना, कैंडल पिघलता है ना, पिघल करके वो क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। और ऊपर चढ़ता है किस रूप में, बाष्प के रूप में। किस रूप में, मोम जो है बाष्प के रूप में चढ़ता है, और वही बाष्प ऊपर जा जाकर क्या हो जाता है, उसमें जलते हुए जल करके खत्म हो जाता है। वही उसका क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। ठीक है। मोमबत्ती के ज्वाला में 3 भाग होते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला में कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहले भाग को हम कहते हैं केंद्रीय क्षेत्र या मंडल, केंद्रीय क्षेत्र या सेंट्रल जोन, केंद्रीय क्षेत्र या मंडल, सेंट्रल जोन। दूसरा को कहते हैं प्रकाशमान क्षेत्र या मंडल, है ना, प्रकाशमान मंडल या प्रकाशमान क्षेत्र, लुमिनस जोन, जहां जलता है। ठीक है। तीसरा कहते हैं प्रकाशहीन मंडल, जिसको कहते हैं नॉन लुमिनस जोन। पहला केंद्रीय क्षेत्र, बीच वाला को हम क्या कहेंगे, केंद्रीय क्षेत्र कहेंगे, मतलब सबसे अंदर वाले को प्रकाशमान क्षेत्र या मंडल। ये वाला हमारा प्रकाशमान हो गया। प्रकाशहीन मंडल, बाहरी वाला हमारा क्या होता है, प्रकाशहीन होता है, प्रकाशहीन मंडल होता है। ठीक है। आगे देखिएगा केंद्रीय क्षेत्र। आइए समझते हैं केंद्रीय क्षेत्र। कहता है यह मोमबत्ती के ज्वाला का सबसे आंतरिक क्षेत्र है। केंद्रीय क्षेत्र नाम से ही पता चल रहा है कि केंद्रीय क्षेत्र केंद्र में होगा। कहां होगा, केंद्र में होगा। यह मोमबत्ती के ज्वाला का सबसे आंतरिक क्षेत्र है। इसमें बिना जले हुए मोम के बाष्प रहते हैं। इसमें बिना जले हुए मोम का बाष्प होता है। ठीक है। इसमें जो है मोम का जो बाष्प जलता नहीं है, ऊपर चढ़ता है फिर जलता है। यह बत्ती को घेरे रहता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। केंद्रीय क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है। इससे क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि बाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। क्योंकि वो जो है जो बाष्प वहां पर केंद्रीय क्षेत्र में होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता, जिससे वो नहीं जल पाता है। इसलिए इस भाग को आदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। आदहन मतलब वहां पे नहीं जलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। समझ गए। केंद्रीय क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन के संपर्क वहां पे नहीं हो पाता है। और ऑक्सीजन के संपर्क नहीं हो पाता है तो वहां पर मोम केवल बाष्प के रूप में आकर के रुका हुआ रहता है। समझ गए। अब जलता कहाँ है, तो जलता आपका मध्य भाग में। कहां जलता है, कहता ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम रहता है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय क्षेत्र के ज्वाला का ताप सबसे क्या रहता है, कम रहता है। अगला पॉइंट का, इस क्षेत्र में दिया सलाई की तिल्ली ले जाने पर तिल्ली मर जाती है। यानी इस क्षेत्र में अगर दिया सलाई यानी कि माचिस की जो तीली है वो ले जाइएगा तो वो नहीं जलेगा। वो क्या होगा, नहीं जलेगा। समझ गए। वहां पे ये क्या होता है, नहीं जलता है। ठीक है। आगे कहता है प्रकाशमान क्षेत्र। दूसरा नंबर क्या है, प्रकाशमान क्षेत्र। कहता यह मोमबत्ती के ज्वाला का मध्य क्षेत्र है, मध्य वाले भाग में है, यहीं पर जलता है। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के बाष्प का अपूर्ण दहन होता है। इसमें जो है आपके ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, लेकिन कैसा पूर्ति होती है, पूरी तरीका से नहीं हो पाता है, पूरी तरीका से नहीं हो पाता है। इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं, और जब पूर्ण नहीं होगा इसमें जलेगा तो क्या होगा, कार्बन की मात्रा निकलेगी, है ना। तो वही कह रहा है यह मोमबत्ती के ज्वाला का मध्य क्षेत्र है। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है। अंदर वाला में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं, इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, अपर्याप्त आपूर्ति होती है, के कारण मोम के बाष्प का अपूर्ण दहन होता है। इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। कार्बन का इसमें जो है मोम का जो है पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इसमें कैसा दहन होता है, अपूर्ण दहन होता है। कहा कि यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। यह जो भाग होता है कौन सा, प्रकाशमान क्षेत्र, मध्य भाग जो होता है ज्वाला का सबसे
बड़ा भाग होता है। इसमें से पीला प्रकाश निकलता है। कैसा प्रकाश निकलता है? पीला प्रकाश निकलता है। इसमें ज्वाला का ताप मृदुल रहता है। इसमें ज्वाला का ताप क्या रहता है? मृदुल रहता है। ठीक है, ये देखिए पीला प्रकाश बाहर कर दिया है, कलर इसमें गड़बड़ा दिया है ना, कलर गड़बड़ा दिया, कलर इसमें गड़बड़ाया हुआ है। ठीक है, बीच मध्य वाले भाग में क्या होता है? पीला प्रकाश निकलता है और इसमें जो है कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं, यानी कि अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन तो निकलेगा ही, तो कार्बन का सूक्ष्म कण इसमें क्या होता है? मौजूद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, प्रकाशहीन मंडल। कहता यह मोमबत्ती के ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मोम का वाष्प का पूर्ण दहन होता है। चूंकि सबसे बाहरी क्षेत्र में, बाहरी जो है वायु के संपर्क में होगा, ऑक्सीजन के क्या होगा? संपर्क में होता है, और ऑक्सीजन के संपर्क में होगा तो वो क्या होगा? पूर्ण दहन होगा, अच्छे प्रकार से जलेगा। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है, इसलिए इसमें जो है मोमबत्ती का पूर्ण दहन होता है। कहता है यह मोमबत्ती के ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। ये जो है मोमबत्ती के क्या होता है? ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। आगे कहता है इस क्षेत्र में निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। इस क्षेत्र में नीला होता है, यानी कि ये जो है पूर्ण दहन होता है। जब देखते हैं कि लोहा वगैरह जब बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, गर्म, पहले जो है गर्म करते लाल होता है, गर्म करते हैं तो फिर थोड़ी देर और छोड़ते हैं तो क्या होता है? पीला, और छोड़ते तो क्या होता है? जब और गर्म हो जाता है ना तो उससे देखते हैं नीला आग निकलना स्टार्ट हो जाता है ना? क्या होता है? नीला आग निकलना। अच्छा, तार वगैरह जलाए हैं? तार वगैरह जलाइएगा, देखिएगा उसमें नीला आग निकलता है। नीला होता है किंतु प्रकाश बहुत कम होता है। इसमें जलता है लेकिन प्रकाश क्या देता है? बहुत कम देता है। पीला क्षेत्र में प्रकाश ज्यादा देता है, पीला जो है ना प्रकाश ज्यादा देता है, इसलिए इसे प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। जलता तो बहुत तीव्र है, पूरे मतलब पूरे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा इसमें मिलती है, और जलता इसमें भी क्या है? बहुत ही तेजी से जलता है, लेकिन लाइट नहीं देता है, लाइट नहीं देता, प्रकाश नहीं देता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। समझ में आ गया? आगे है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जिसको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। क्या कहते हैं? एलपीजी। एलपीजी एक होता है सीएनजी। क्या होता है? सीएनजी। सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बताइए तो हमारे घरों के सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी होती है? एलपीजी भरी होती है। और हमारी गाड़ियों में कौन सी गैस भरी होती है? सीएनजी। सीएनजी गाड़ी, सीएनजी बस बोलते हैं ना। आइए इसको समझते हैं। कहता है, हाँ ध्यान दीजिएगा, यह नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है ना, यह नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का मिश्रण होता है। इसका किसका मिश्रण होता है? नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का मिश्रण होता है। लेकिन इसका मुख्य अवयव नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। इसका मुख्य अवयव क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एलपीजी का पूछेगा, एलपीजी का मुख्य अवयव, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सी गैस है? तो आप कहेंगे ब्यूटेन। कौन सी गैस है? ब्यूटेन। ठीक है, कौन सा? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। समझ गए? आगे देखिएगा, कहता यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या करता है? अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है। और जैसे ही हम लोग गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आता, जलाते हैं, खाना बनना स्टार्ट हो जाता है। ऊष्मा देता है तब ना, ऊष्मा देता है, खाना बनना स्टार्ट होता है, और उसका पूर्ण दहन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको भरपूर मात्रा में मिलती है, और वो क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। अगला देखिए, कहता है पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है। इसमें दाब बढ़ाने पर यह गैस आसानी से द्रवीभूत हो जाती है। द्रवीभूत मतलब लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। प्रेशर में जब उसको हम प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाता है? वो लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में आ जाती है। इसलिए इस द्रव को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। अब सिलेंडर में जो है ऐसे करके डालते हैं ना, पलट करके, बड़ा सिलेंडर से छोटा सिलेंडर में डालते हैं। जब डालते हैं तो उसको ऐसे से हिलाइएगा, हिला के हम लोग गैस पता करते हैं ना, तो अंदर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और ऐसे से हिला करके हम देखते हैं तो पता चलता है कि चलो अभी है, खाना बन जाएगा।
है ना, 100 ग्राम रहता है, देख लेते हैं कि चलो 100 ग्राम है ना जी, चलो आज का खाना तो बन जाएगा, आज लाना नहीं पड़े, कल भरवा लेंगे। उतना में अनुमान लग जाता है कि खाना बनेगा कि, लड़का लोग अनुमान लगा लेता है, लड़का लोग गाड़ी हिला करके पता कर लेता है कि हम कितना दूर तक ये चलेगा। आवाज के टोन से पता कर लेता है कि 5 किलोमीटर चलेगा, पेट्रोल टंकी तक जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, अगला है, यह खाना बनाने के उपयोग में आने वाली सामान्य गैस है। ये क्या है? खाना बनाने के उपयोग में। एलपीजी जो है वो किसके उपयोग में आता है? खाना बनाने से। बताया ना कि जो सिलेंडर में भरा होता है कौन सा गैस होता है? एलपी। कहता है एलपीजी के जलने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। क्या क्या होता है? C4H10 यानी कि ब्यूटेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है, C4H10 ब्यूटेन। देखिए, मीथ मतलब 1 होता है, ईथ मतलब 2 होता है, प्रोप मतलब 3 होता है, ब्यूट मतलब 4 होता है। तो ब्यूट से बना ब्यूटेन, यानी इसमें जो है अल्केन ग्रुप का सूत्र लगा हुआ है, तो अल्केन ग्रुप का लगा बना ब्यूटेन। आपको हम सारी चीज बताएंगे, आपका जो चैप्टर 3 में जब पढ़िएगा तो आपको सब बताएंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सब चीज बताएंगे। कैसे बना मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, कैसे बनता है वो सारी चीजों को हम बताएंगे। समझ गए? अभी केवल यहाँ पर सूत्र जान लीजिए कि आपका जो है वो क्या कहा, एलपीजी के जलने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। आपका ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 होता है और दुगना से 2 ज्यादा हो रहा है तो वो ब्यूटेन बनता है। ब्यूटेन ऑक्सीजन के संपर्क में जला, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जल वाष्प, और वो क्या उत्पन्न करता है? हीट तो चाहिए ना, हीट तो जरूरी है, हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला कहता द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो गैस है वो गैस पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से, यानी पेट्रोलियम जो प्राप्त होता है तो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है तथा प्राकृतिक गैस से भी क्या होती है? प्राप्त किया जाता है। अगला कहता है एलपीजी गैस के लगभग 1 ग्राम को जलाने पर कितना? 50 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होता है। एक कहता है एलपीजी गैस के लगभग 1 ग्राम को अगर आप जलाइएगा कितना? 50 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होता है। अब आपको अनुमान ये नहीं होगा कि 50 किलो जूल ऊष्मा आखिर कहते कितना का है। ठीक है, तो ये 50, आप याद रखिए कि 1 ग्राम को अगर हम जलाएंगे तो 50 किलो जूल ऊष्मा क्या होगी? प्राप्त हो जाएगा। अगला कहता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का खराब, ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर जो होता है कभी कभी सिलेंडर लीक करता है तो उसमें देखते हैं आपको एक गंध उत्पन्न होती है ना, वो गंध जो है किसका होता है? इथाइल मार्केप्टन। किसका होता है? इथाइल मार्केप्टन C2H5SH मिलाया जाता है, जिससे गैस के रिसाव होने पर हम लोगों को पता चलता है कि गैस रिस रहा है, यानी हमको खराब, यानी कि सिलेंडर को क्या करना, बनवाना है। अगर रिसाव होगा पता नहीं चलेगा गैस, अगर आप कुछ नहीं मिलाइए, गंधयुक्त पदार्थ नहीं मिलाइएगा, क्योंकि एलपीजी जो होता है इसमें कोई गंध नहीं होता है, गंधहीन होता है, इसलिए इसमें गंध के रूप में आपको मिलाया जाता है इथाइल मार्केप्टन। पहले आपका एलपीजी ऐसे ही आता था, इसमें गंध वगैरह नहीं होता था। तो एक बार जो है वो आपका ट्रेन से भर करके सिलेंडर आ रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि भोपाल में गैस रिसाव हो गया और स्टेशन पर काफी समय तक वो ट्रेन रुकी, और रुकने के बाद जो है प्लेटफॉर्म पर जाने रहे, किधर कुछ बनते रहता है, किधर कुछ बनते रहता है ना, किसी प्रकार से जो है वो उसमें आग पकड़ लिया, गंध आता नहीं था, किसी को सुगंध दिया नहीं, गैस का रिसाव हो रहा है। गैस का रिसाव, भारी मात्रा में गैस उसमें भरी हुई थी, पूरे बोगी में गैस भरा हुआ था, और उसमें क्या पकड़ लेता? आग पकड़ लेता है। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई सारे हजारों हजार की संख्या में वहां पर लोग मरे थे। पूरे प्लेटफॉर्म जो है वो क्या हुआ था? आग की लपट में आ गया था, क्योंकि गैस फटा, समझ, गैस जो है बहुत तेजी से फैलता है। गैस क्या होता है? बहुत ही तेजी से फैलता है, क्योंकि गैसों के कणों के बीच, गैस के जो अणु होते हैं ना, उनके बीच जो है अंतराण्विक जो खिंचाव होता है, अंतराण्विक बल जो होता है बहुत कम होता है, नगण्य होता है। अब जैसे गैस को छोड़ते वो क्या होता है? बहुत तेजी से फैलता है ना। फैलने के कारण ये पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल चुका था। जैसे ही आग पकड़ा, पूरे प्लेटफॉर्म जो है वो आग की झुलस में आ गया। ठीक है, ये भोपाल में हुआ था, इसको बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी बोलते हैं। ठीक है, तो एलपीजी में
सुगंध उसी के बाद से जो है उसमें सुगंध के रूप में इथाइल मार्केप्टन को क्या कर दिया गया, मिलाया गया, जो एक गंध के समान जो है देता है, तो हमको पता चल जाता है कि गैस हमारा क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है चैप्टर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया है ना। और पूरे चैप्टर आपका समाप्त हो गया। और इसके बाद जो है हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद फिर जो है कुछ प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे, है ना, वो हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।